स्टार्ट हो गया। नमस्कार, मैं मयंक कोरवाल, 5 PM विद मयंक कोरवाल में आप लोग का स्वागत है। आज इस सेशन में हम जो थेरेपी थर्सडे है हमारा, उसमें आज हम बात करेंगे योग थेरेपी के बारे में। योग अपने आप में कंप्लीट चिकित्सा है। थेरेपेटिक योग से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, लेकिन आवाज हम नहीं आ रही जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर मिंज आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही। तो योग अपने आप में कंप्लीट चिकित्सा पद्धति है, जिससे हम अपने बीमारियों को दूर कर ही सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं हमेशा, और बिना किसी दवाई के इलाज करने वाली चीज़ों पे काम कर सकते हैं। तो इसी सब पे बात करने के लिए कोई चीज़ से पहले आपको उसका सही ज्ञान होना जरूरी है, सही पता होना जरूरी है कि ये आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं, आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो। तो इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एजुसी जी इंदौर से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। ग्रेट। सबसे पहले तो क्या है कि योग आजकल बहुत प्रचलन में है, काफ़ी सारी चीज़ें, और ये सेशन, क्योंकि पहले हमने योग पे सेशन किया तो लोगों ने काफ़ी उसमें क्वेश्चन आई, सर इसमें और क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या सावधानियां हैं, किस तरीके से हम इसको करें। तो उसी सब पे फिर आज से फिर से डिमांड है, तो हम एक बार जान लेते हैं कि योग के सावधानियां और नियम, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके प्रिकॉशंस और सावधानियां जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कि क्या सावधानियां होनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इसमें बात करें। तो सबसे पहले जो हमारा जब पहला सेशन हुआ था, उसमें हमने ये देखा था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की आवश्यकता क्यों है ना? क्योंकि योग ही है जो हमको इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है। फिर हमने ये देखा था कि योग क्या करता है। तो योग में हमने सबसे पहले देखा था YOGA, योगा। वाई मतलब कौन कौन से परिणाम प्रदान करता है वो देखे हमने। फिर इससे क्या क्या उपलब्धियां मिल सकती है वो देखा। फिर ये हमें क्या क्या हम इससे छोड़ सकते हैं, जैसे नशा या बुरी आदतें। फिर इसमें अंततः हमें क्या प्राप्त होता है, हमने ये चीज देखी। ये देखने के बाद हमने ये देखा कि योग द्वारा जीवन जीने की कला है ना, क्योंकि योग से हम अपना लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया। ये सब चीजें हमने कल देखी थी। और आज जो हमारा विषय, जो आज जैसा आपने बताया कि योग के नियम क्या है, सावधानियां क्या है। तो सबसे पहले तो योग को समझना है हमें। योग का मतलब है ना जोड़ना, हमने इसको पिछले सेशन में समझा। पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नियम है और सावधानियां हैं, इसलिए प्रत्येक साधक को है ना इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम एक मकान का निर्माण करते हैं तो उसकी जो नींव होती है उस पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि नींव मजबूत है, जितनी ऊंची इमारत ले जाना है उतनी नींव मजबूत होना इम्पोर्टेंट है। फिर उसमें कितना रेत मिलाना, कितना बालू मिलाना, कितना पानी मिलाना, कितना तरी करना, ये सब बिल्डिंग बनाने में हम इतना ध्यान रखते हैं। तो ये भी हमारी एक बिल्डिंग है शरीर, तो इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमने सावधानियां रखी तो हम कई कठिनाइयों से बच सकते हैं, कई रोगों से। क्योंकि कई लोगों को योग करने से कष्ट आते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला जो है क्रम, वो है अभ्यास क्रम। क्योंकि जैसे योग में तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, किसी भी योग्य प्रशिक्षक की देख रेख में हमको योगाभ्यास और योग का अभ्यास करना चाहिए। तो हमें नहीं पता कौन से आसन हमको करना है, कौन से नहीं करना है, तो इसलिए अभ्यास क्रम में सबसे पहले कोई योगासन की क्रियाओं का प्रशिक्षक की उसमें हमको करना चाहिए। फिर हमको ये ध्यान रखना है, कोई भी योगासन करो, परंतु मूल अवस्था में लौटते समय उसके क्रम के विपरीत होना चाहिए। जिस हम तरीके से गए हैं उसी तरीके से वापस आना है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसी पहली अवस्था थी उसमें वापस आना। जैसे हमने आगे झुकाया तो वापस मध्य में लाना, दाहिने झुकाया तो मध्य में लाना, बाएं झुकाया तो मध्य में लाना, ये करना पड़ेगा। फिर जो योगाभ्यास है इसमें
क्रियात्मक रूप से करें। क्रियात्मक रूप से मतलब अंतिम अवस्था में रुकना। कोई भी योग का जो रिजल्ट है, यदि हमने व्यायाम कर लिया तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं फास्ट, पर योग का ये नियम है कि जितना हम अंतिम अवस्था में कुछ सेकंड रुकेंगे, है ना, हम बोलते हैं 10 तक गिनती बोल लो, है ना, वो रुकना इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर योगासन में हमको हमारी क्रियाओं पर ध्यान लगाना है। हम जो कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, हम सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते हैं, तो कान में हेडफोन लगा लिया या हाथ में कुत्ता पकड़ लिया और घूम रहे हैं, वो योग नहीं है। हमारा कौन सा पैर आगे पड़ रहा है, कौन सा हाथ आगे जा रहा है, कौन सी श्वास आ रही है, यदि हम होश में काम करेंगे तो उसका योग का। फिर योग क्रिया में किसी की भी देखा देखी न करे और न किसी को दिखाने का प्रयास करें। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा है, योग प्रदर्शन के लिए नहीं है। हम क्या करते हैं योग को, हाँ, योग प्रदर्शन के लिए कुछ एक्सपर्ट होते हैं वहां, ठीक है, पर एक जनरल मनुष्य को योग कभी भी देखा देखी नहीं करना और इसको प्रदर्शन के लिए नहीं करना है ना। फिर योगाभ्यास का खुद का एक अर्थ है, जैसा करेंगे वैसा लाभ पाएंगे, है ना। तो योग में हमको ध्यान रखना है। फिर योग अभ्यास के समय समय सीमा और गति तय है ना, उसी अनुपात में करें, नहीं तो क्या होगा, फायदे की बजाय नुकसान की संभावना है। फिर यम नियम का पालन करें। इसमें जो योगाभ्यास में होते हैं यम नियम, तो इसमें हमको यम नियम का पालन करना है। अब यम नियम क्या है, योग का जो अष्टांग योग की हम बात करते हैं तो यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इस बारे में अपन पिछले बात कर चुके हैं। तो योगासन जो आता है यम नियम के बाद आता है, तो उसका पालन करना है। फिर कौन सा आसन आपको करना है, कौन सा आपको नहीं करना है, ये आपको अपना स्वयं का अध्ययन या योग गुरु से सीख के हमको देखना पड़ेगा। जैसे यदि कमर में तकलीफ है तो आगे की तरफ नहीं झुकना है, पेट में तकलीफ है तो पीछे की तरफ नहीं झुकना है, ये कुछ चीजें हमको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी आसन को एकदम से नहीं करना, पहले हल्का फुल्का व्यायाम कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम कर लो, स्थूल आसन कर लो, पवन मुक्त आसन जैसे आसन कर लो, राजा रानी आसन जैसे कर लो, ताकि शरीर का कड़ापन, स्टिफनेस खत्म हो जाए और शरीर नरम बने, है ना, और मांसपेशियों में लचीलापन आए। फिर किसी भी आसन में हमें जबरदस्ती नहीं करना है ना, कुश्ती नहीं लड़ना है। डू योर बेस्ट, हमेशा अपना 100% देना है, और आपका 100 कितना है ये आपको डिपेंड करना है ना। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है। फिर योग की किसी भी क्रिया के अंत में हमें रिलैक्स आसन जरूर करना है। जैसे हम खड़े होकर कर रहे हैं तो डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, लेटे लेटे कर रहे हैं तो शवासन, पेट के बल लेटे हैं तो आनंदासन, ये हमको विश्राम पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर शवासन जब पूरा कंप्लीट हो जाए योगासन वगैरह, उसके बाद कुछ देर भी शवासन करें, और शवासन करने से आपका अब शरीर का तनाव पूरा रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर एक विशेष इसमें ध्यान रखना है, कोई भी आसन का विपरीत आसन जरूर करना है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि हम कोई आगे झुकने वाला आसन कर रहे हैं, है ना, जैसे हल आसन, है ना, विपरीत करनी, तो हमको इसका विपरीत आसन, धनुरासन, चक्रासन, पीछे झुकने का आसन भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में विकृति आ सकती है। तो हमारा जो अभ्यास क्रम है ये हमको ध्यान रखना है। जी मयंक जी। ध्यान रखना है। और सर जो आसन की आपने बात की, तो इसमें बहुत सारा जो ध्यान रखना है वो श्वास प्रश्वास पे भी रखना है कि कब करते हुए सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, तो सांसों का जो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। लोग कई बार इसमें भी गलती कर जाते हैं कि इस सांस पे ध्यान नहीं दे पाते, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस पे भी हम चाहेंगे थोड़ी सी चर्चा की जाएगी, श्वास प्रश्वास का कितना महत्व है इसमें। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर यह है कि जब हम लोगों की पूरे जो योग प्रशिक्षक है ना, मैं योग नेचुरोपैथी में हूँ और इंदौर में आईएनओ का वो भी देख रहा हूँ काम, तो हम लोगों की जो एक गेट टुगेदर हुई थी, उसमें हमको सबसे पहले ये बताया कि लोगों को श्वास प्रश्वास में मत उलझाओ। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी जाते हैं आप श्वास भरो, आप श्वास छोड़ो, तो लोग अकेले नहीं कर पाते।
तो जब भी श्वास प्रश्वास की बात आए, सामान्य हो जाओ और ये आने दो, जा रही है जाने दो। हाँ, अगर आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाए, तो आपको जब भी आपका शरीर आगे की तरफ झुक रहा है, तो आपको श्वास छोड़ना है, इसको बोलते हैं प्रश्वास। और जब भी ऊपर की तरफ आना है या पीछे की तरफ आना है ना, स्ट्रेट आना है, तो जब लंग्स सिकुड़ेंगे तब श्वास बाहर जाएगी, जब लंग्स एक्सपांड होंगे तो श्वास भरेंगे। ये नियम है। अभी एक जगह योग का सेशन चल रहा था, बोले सर आपने सब कराया, श्वास प्रश्वास तो कराया ही नहीं। नहीं, पूरक रेचक कुंभक नहीं कराया। मैंने कहा भैया, पूरक मतलब लेना, रेचक मतलब छोड़ना। तो जो आपने भी श्वास प्रश्वास की ना, तो लोगों को शब्द में उलझ गए। तो श्वास प्रश्वास का बेसिक नियम है, जब भी लंग्स फैले तब भरना, जब लंग्स सिकुड़े तब छोड़ना, और नहीं हो तो सामान्य हो जाओ, आने दो जाने दो। ठीक है, क्योंकि और एक विशेष जो ध्यान रखना है कि श्वास नाक से ही आना चाहिए, मुख से नहीं। शीतली जो प्राणायाम है उसको छोड़ के, क्योंकि शीतकारी प्राणायाम में तो मुंह से आपको ब्रीथ लेना पड़ती है ना, तो वहां इसकी वो छूट। पर जब भी आप श्वास प्रश्वास करें, नाक से ही करना है। अगर नाक बंद है तो नाक को खोलने के लिए आप जल नीति, सूत्र नीति या नाक में कुछ डाल के हम कर सकते हैं। किसी भी योग की क्रिया को करने के लिए श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता लाएं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने परीक्षा ध्यान में कहा है, आप हो सजग हो जाओ, जो श्वास आ रही है ना। और प्रत्येक आसन का एक श्वास प्रश्वास का क्रम होता है, इसका अवश्य ध्यान रखिए। जैसे सूर्य नमस्कार होता है, तो इसमें हमको श्वास प्रश्वास में, और श्वास प्रश्वास में विशेष ध्यान रखना है, हमको दोनों नाक खुली होना चाहिए। अगर कोई भी नाक बंद है तो उसके लिए सर्जरी जरूरी नहीं है। हम सूत्र नीति, जल नीति, दुग्ध नीति, रबर नीति से उसको ठीक कर सकते हैं, या नाक में तेल डाल के। अगर कोई एक्सीडेंट से नाक बंद नहीं हुई है तो ठीक है, ये चीज हमको करना है। तो श्वास प्रश्वास। अब ये वो आता है आहार। योगासन से आहार का संबंध क्या है? तो हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी हम योगासन कर रहे हैं तो योगाभ्यास करने से पहले हमें मूत्राशय और आते रिक्त होना चाहिए। जब भी हम योगासन के लिए तैयार हो रहे हैं तो मल मूत्र विसर्जन करके ही योगासन करते हैं। कई लोग आप देखिए बिना फ्रेश हुए योगासन करने आ जाते हैं, तो फायदे की बजाय नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है, ये आहार क्रम का बेस है, क्योंकि यदि मलमूत्र विसर्जन होगा तो आहार क्रम अच्छा होगा। फिर अगर किसी को कब्जियत की शिकायत है, जो कि सामान्य होती है, तो उसको संख प्रक्षालन का अभ्यास। संख प्रक्षालन एक 5 से 6 आसनों का समूह होता है। ये वर्ष में 2 बार हर योग केंद्रों पे होता है। तो आप अपने आसपास जहाँ भी योग के केंद्र हैं, वहां से पूछ के संख प्रक्षालन कब होता है उनसे सीखो। ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है लघु संख प्रक्षालन, ये 2 से 4 गिलास में होता है, 2 से 4 या 2 से 6 गिलास में। एक होता है दीर्घ संख प्रक्षालन, ये 15 से 25 गिलास में होता है ना। इसका क्रम है। और पेट साफ होने का नियम रखें। फिर शरीर को चुस्त फुर्तीला बनाने के लिए, है ना, जितना महत्व योगासन को देते हैं, उतना ही महत्व अपने आहार को भी देना पड़ेगा। आहार का भी इंपॉर्टेंस हमको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। यदि हम आहार पे ध्यान नहीं देंगे तो इसमें फाइबर रिच फूड हमको लेना है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा खट्टा, बहुत ज्यादा तीखा, ज्यादा तामसिक भोजन, बासा भोजन, देर से पचने वाला भोजन नहीं लेना चाहिए। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये भोजन देर से पचने वाला है? तो उसका एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो जल्दी सड़ता है वो जल्दी पचता है, जो देर से सड़ता है वो, जैसे हमारी जो रोटी होती है, रोटी 23 से 48 घंटे में उसका फफूंद लगने लग जाती है, पर बिस्किट 15 दिन तक खराब नहीं होता है ना। तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर ये जो वर्तमान का वो है,
अध्ययन बताता है, उसको हम साइंटिफिक तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमको सात्विक भोजन लेना है, शाकाहारी भोजन लेना है, शुद्ध भोजन लेना है, ताजा भोजन लेना है और अधिक जटिलता लिए हुए नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भोजन नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, पालक का भी भुर्ता बना के खा रहे हैं, यानी पहले तो उसको धोएंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर उसको बघार लगाएंगे, अच्छा गर्म करेंगे, हम उसका सत्यानाश करके खा रहे हैं, तो हमको थोड़ा उसमें भी ध्यान रखें। फिर आसन करने से कुछ समय पहले 1 गिलास ठंडा और ताजा पानी पी सकते हैं। अब यहाँ ठंडे से मतलब मटके के पानी से। तो लोग क्या करते हैं, लोग अपनी पसंद की बात सुनना चाहते हैं। ठंडा मतलब तो ठंडा नॉर्मल पानी हम पी सकते हैं। ये आपके जो जॉइंट्स है उसको खोलने में मदद करता है और पेट साफ करने में मदद करता है। तो योगासन के पहले हम थोड़ा-सा पानी, जो साधक है, जो योग की साधना का कर रहा है, उसको शराब, गांजा, भांग, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब भी हम योग का साधक बनने जा रहे हैं और हमको ये शौक है यदि, तो ब्रश करके या वो करके वो हमको ध्यान रखना है कि इस समय हमको ये नहीं हो हमारा, है ना? नशा से हम दूर रहें, नशे से। और धीरे-धीरे योग अभ्यास जब आप करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, तो आपका ये नशा भी दूर हो जाएगा। यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, यदि आपको कोई रोग हो रहा है, तो आहार की जानकारी किसी डायटीशियन से या अपने योग विशेषज्ञ से ले लें। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप ये कम करो या वो कम करो। जैसे किडनी पेशेंट को बोलते हैं पानी कम पियो, है ना? बाकी हम बोलते हैं, तो वहाँ हम अपने डायटीशियन से बात कर सकते हैं। फिर जो भी योग अभ्यासी है, उसको भोजन करने से आधा घंटे पहले और भोजन करने से कम 4 घंटे बाद योगासन करना चाहिए। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ टाइम जो हमने देखा है, वो अपन आगे बात भी करेंगे। सुबह का टाइम अच्छा है ना? तो भोजन करने के, है ना, आधा घंटा पहले या भोजन करने के 3 से 4 घंटे बाद भोजन करना चाहिए। यदि ज़्यादा कब्जियत नहीं है या कब्जियत बीड़ी हुई नहीं है, तो योगासन से आपके समस्त डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक हो जाता है। और नहीं तो संग प्रक्षालन मैंने बताया है कि कम से कम 1-2 बार अवश्य करते हैं। महीने में 2 बार लघु संग प्रक्षालन, वर्ष में 2 बार दीर्घ संग प्रक्षालन। फिर तामसिक भोजन मतलब जो हमारे स्वभाव को, है ना, के विपरीत है। जैसे अंडा, मछली, मांस, इनका त्याग कर देना चाहिए, है ना? क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। हमको ये थोड़ा-सा भोजन में ध्यान रखना है। ऐसे ही भोजन के साथ पा पानी का बताया, यदि आप संग प्रक्षालन करते हैं और लघु संग प्रक्षालन, तो एक जग में 3-4 गिलास गर्म पानी कर लें, 2 गिलास पानी पिएँ, 2 गिलास पानी पी के 5 से 6 आसनों का समूह करें, फिर 2 गिलास पानी पिएँ, 5 से 6 आसनों का समूह करें, फिर 2 गिलास पानी पिएँ, बस। ये 6 गिलास पानी पीने के बाद, और फिर आप देखेंगे 2-4 घंटे में आपका पेट साफ हो जाएगा, है ना? पानी जब भी पीना है, धीरे-धीरे पीना है, घुट-घुट करके पीना है ना? अब स्नान कब करना है? योग अभ्यासी को स्नान कब करना चाहिए? तो योगासन के अभ्यासी को अ, आ आसन के पूर्व या आसन के कुछ समय बाद स्वच्छ और शीतल जल से, शीतल जल मतलब नॉर्मल जल, स्नान करना चाहिए ऋतु के अनुसार। जैसा मौसम हो उस हिसाब से, ऋतु के हिसाब से वो स्नान कर सकते हैं, है ना? स्नान में ये ध्यान रखना है कि हमको पहले हाथ पैर धोना है और फिर ऊपर पानी डालना है ना? एकदम ऊपर पानी नहीं डालना। तो ये जो हमारा हेड एरिया है, इसमें न तो ज़्यादा ठंडा पानी रखना है, न ज़्यादा गर्म पानी जाना है। अब ये सवाल आता है कि हमको योगासन करते समय वस्त्र कैसे पहनना है ना? तो योगासन करते समय चुस्त कपड़े नहीं पहनना है ना? ढीले, आरामदायी, सूती और
सुविधाजनक वस्त्र पहनना है। आजकल लोअर आ गए, ट्रैक सूट आ गए, इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर आसन करते समय कंबल या दरी का प्रयोग करें और कोशिश करें कि ये कंबल या दरी आपका फिक्स हो, बदल बदल के नहीं, क्योंकि कंबल और दरी में भी आपकी एनर्जी आती है ना? तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम इसको कंबल या आसन, कंबल और आसन उपयोग करने से होता क्या है, हमारा डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होता है पृथ्वी से, है ना? इससे एक फायदा मिलता है। अब यदि पुरुष साधक हैं, पुरुष साधक को ये ध्यान रखना है, सपोर्टर पहनना है, सपोर्टर या लंगोट, है ना? ये इससे, क्योंकि कई बार आसनों को करने में, है ना, हमारी कुछ ग्रंथियां हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह है, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि लंगोट या सपोर्टर पहनना, ठीक है? ये चीजें हमको ध्यान रखना है। जी मयंक जी। जी बिल्कुल, काफी कुछ हमने समझा कि आहार, स्नान, वस्त्र, इन सब के बारे में। और भी कुछ चीजें ऐसी भी है कि लोगों को समय को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि किस वक्त पे करना चाहिए। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे लोग मुद्रा के बारे में पूछते हैं, आसन के बारे में पूछते हैं, प्राणायाम के, कई तो ऐसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जो हम लोगों को बताते हैं कि कभी भी कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर आसन करने के लिए लोग किस तरीके से आज के समय अपना समय निकालें और किस वक्त पे करें और कितना करें, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम क्लियर करें लोगों को क्या इस पे करना चाहिए। एक मेरे साधक का भी फोन आया था आज कि सर, सूर्य स्नान कब लेना चाहिए, सूर्य स्नान का सबसे अच्छा समय कब? मैंने कहा जब आपकी नींद खुल जाए। तो योगासन करने का नियम ये उन लोगों के लिए जो योग अभ्यासी हैं, पर आजकल तो लोग 3 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, है ना? तो 9 बजे भी, पर यदि हमें सही तरीका अपनाना है, आज जो अपन बात कर रहे हैं योग के सही तरीके, उनके लिए बात करना है। पर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप जब करेंगे तब 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, 20 मिलेगा, मिलेगा तो जरूर। योगाभ्यास का सर्वश्रेष्ठ समय है प्रातः सूर्योदय के समय, ये श्रेष्ठ समय माना गया है ना? क्योंकि होता क्या है, प्रातः काल में जो सूर्य की जो ऊर्जा निकलती है, जो ताकत निकलती है, इससे हमारे शरीर में एक नए संचार, ऊर्जा का संचार होता है, तो ये हमको करना चाहिए। फिर क्या होता है, सुबह सुबह क्या होता है, हम लोग माइंड से फ्रेश रहते हैं, विदाउट टेंशन रहते हैं। तो प्रातःकाल योग करने से ना तनाव से दिन भर हमारा अच्छा जाता है। फिर प्रत्येक आसन में समय सीमा, है ना, परिस्थिति देख के करना चाहिए। क्योंकि कोई बोलता है 12 मिनट आसन कर लो, कोई बोलता है 30 मिनट आसन कर लो, कोई बोलता है 45 मिनट आसन। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें समय को बांटना है। कुछ देर खड़े खड़े आसन, फिर बैठे बैठे आसन, लेट के आसन, विश्राम, फिर प्राणायाम। तो इसमें हमको ध्यान रखना है। फिर प्रातः काल के समय में क्या है, व्यक्ति के पास समय अभाव भी नहीं रहता है। जैसे मैंने कई बार देखा है, शाम वाली क्लास में सर मेहमान आ गए थे, सर आज खाना लेट खा लिया, सर आज ही हो गया। और सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं रहता कि, है ना? तो ये प्रातः काल का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि प्रातः काल योग करने से दिन भर स्फूर्ति रहती है और दिन भर हम अच्छा काम कर सकते हैं, है ना? यदि किसी कारणवश, है ना, किसी वजह से धूप के आने के बाद योगासन करना पड़े, तो फिर विश्राम करना पड़ेगा, क्योंकि धूप जब बढ़ जाती है तो पसीना जल्दी आता है, तो है ना, फिर निश्चित समय और निश्चित स्थान पे अभ्यास करोगे तो आसन अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित आसन, तो ये थोड़ा सा हमको समय में ध्यान रखना। ये तो था योगासन का समय, पर यदि इसमें मैं प्राणायाम को जोड़ूं तो प्राणायाम के 3 समय है सर्वश्रेष्ठ करने: सूर्योदय, सूर्यास्त और दोपहर में 12 बजे। अभी मैं किसी आश्रम में सेवा कर रहा था, तो वहां दोपहर में जब हम लोग भोजनशाला में काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा संध्या का टाइम हो गया, संध्या का टाइम हो गया। तो मैंने कहा दोपहर में कौन सी संध्या का टाइम हो गया? संध्या मतलब शाम को नहीं। योग अभ्यासी के परिभाषा है
संध्या मतलब जब भी सूर्य उगा, सूर्य चरम पे है या सूर्य अस्त हुआ है, तो ये 3 समय प्राणायाम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो योगासन के लिए सुबह का ही समय। अब इसमें एक सवाल आता है, स्थान कैसा होना चाहिए, है ना? तो अभ्यास करने के लिए जो स्थान होना चाहिए योगासन के लिए, साफ सुथरा, हवादार। हवादार मतलब क्रॉस वेंटिलेशन नहीं, कि तेज हवा नहीं, है ना? हवादार हो, मन को प्रसन्न करने वाला हो, अच्छा और प्रदूषण से मुक्त हो। और यहाँ मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ऑल आउट वगैरह, कॉइल वगैरह नहीं होना चाहिए। हवन कप यदि आपके पास है, हवन कुप जला लो, या एरोमा थेरेपी, कोई भी खुशबू की चीजें लगा दो, ये हम लगा सकते हैं। पर यहाँ कोई भी कछुआ छाप या ऑल आउट ऐसी कोई चीजें नहीं होना चाहिए, है ना? और यहाँ अगरबत्ती भी नहीं होना चाहिए। और मैं तो थोड़ा सा ये बताऊंगा कि अगरबत्ती मतलब बहुत बड़ा दोष है। अगरबत्ती में जो वो होती है, क्या कहते हैं, बांस, उसमें लेड वगैरह होता है। और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से अपन देखें तो बांस को जलाना पूरा निषेध है। पर जो अगरबत्ती होती है उसके अंदर बांस ही होता है। धूप बत्ती जला सकते हैं, अगरबत्ती तो बिल्कुल नहीं जलाना। फिर योगासन का स्थान समतल होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लेट के आसन कर रहे हैं, बैठ के आसन कर रहे हैं, तो कई बार, है ना, कोई नुकसान होने की संभावना होती है। तो समतल होना चाहिए। यदि हम बंद दरवाजे में योगासन कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजे खोल, है ना? और पंखे ऐसे अवॉइड करना है। आजकल जितने भी नए जिम बन रहे हैं वो सब फुल्ली एयर कंडीशनर बन रहे हैं, तो स्वाभाविक पसीना आए ऐसी क्रिया हमको करना है। ये चीज हमको करना है। तो हमने भोजन देख लिया, समय देख लिया, स्थान देख लिया। अब दिशा, आसन करते समय हमको दिशा क्या ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्शन हमेशा, ये जो मैंने सीखा है मेरे योग गुरुओं से, आप जहां भी जाओ योग कक्ष में ईस्ट डायरेक्शन पे ई लिख दो, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए इस डायरेक्शन। तो लेटकर आसन करने वाले, उनको पैरों की दिशा उत्तर या पूर्व में होना अति उत्तम है। दक्षिण में पैर नहीं होना चाहिए, है ना? तो लेट के जब भी हम आसन कर रहे हैं, पर यहाँ मैं थोड़ा सा सुधार करूंगा, क्योंकि देश परिस्थिति काल के अनुसार, है ना, जो योग करवा रहे हैं आपके योग गुरु, जो आपको योग सिखा रहे हैं, उनकी तरफ पैर नहीं होना चाहिए। तो आप योग गुरु की तरफ सिर करके आप लेटे। इसमें 2 फायदे हैं। एक तो गुरु का सम्मान हो गया, दूसरा हमारे वस्त्र यदि ऊपर नीचे जाते हैं तो हमें आड़ नहीं लगेगा। तो ये दोनों चीजें अपन दिशा में ध्यान रख सकते हैं। फिर जो खड़े करके जो आसन हम करते हैं, उसमें दिशा पूर्व की तरफ होना चाहिए। पूर्व की दिशा में हो तो सर्वश्रेष्ठ है। प्रार्थना करते समय उत्तर पूर्व की दिशा में करें तो ज्यादा फायदा होगा। ये प्रायोरिटी इनको देना है। बाकी नहीं तो जो दिशापन करें, दिशाओं का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हमारी चेतना उद्धमुखी होती है। अब ये क्या होती है चेतना उद्धमुखी? हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो नीचे मूलाधार पे, वो चेतना, तो इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ बहुत सारे लाभ लेना है, तो हमें दिशा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। वो एक बहुत अच्छी चीज किसी ने लिखी है ना, दिशा बदलो तो दशा बदल जाएगी, है ना? तो दिशा बदलनी पड़ेगी। दिशा बदलने के लिए, है ना, अब दृष्टि किधर रखना, तो सबसे पहले योगासन जब भी हम कर रहे हैं तो नेत्र बंद रखें, आंखों को, है ना? अभ्यास हो जाने के बाद, है ना, जितना नेत्र को बंद रखें, जितना 3 फीट तक देखें, ज्यादा दूर, है? इससे मन में विचार कम आते हैं और मन चंचल नहीं होता है। फिर जैसा अपने योग गुरु बता रहे हैं क्या, है ना, अपने मस्तिष्क को सजग रखें। फिर जब भी योग आसन हमने किया, प्राणायाम किया, इसके बाद आंखें तुरंत नहीं खोलना है। हथेली आपस में रगड़ के हथेली को देख के, कि जो हमने योगासन किया, प्राणायाम किया, जो एनर्जी गेन की है वो एनर्जी हमें ही मिले।
है ना, इसके लिए हमको थोड़ा सा दृष्टि का ध्यान। फिर यहाँ उम्र का कोई बंधन नहीं है योगासन में, है ना, आयु का कोई बंधन नहीं है, कोई भी व्यक्ति आसन कर सकता है तो विवेक से। पर यहाँ एक ही ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाएं शुरू के 3 महीने में, है ना, या बाद में हल्के फुल्के व्यायाम, है ना, कहीं चोट वगैरह लगी हो तो उनको ध्यान रखना है ना। अब रोग के हिसाब से कौन से नहीं करना है, तो योगासन की जो क्रियाएं हैं ये रोगों को दूर करती है और स्वास्थ्य प्रदान करती है, परंतु, है ना, ये ध्यान रखना है रोगी वो आसन न करे जिससे उनकी पीड़ा या तकलीफ बढ़ती हो। जैसे हाई बीपी की तकलीफ है तो शीर्षासन, सर्वांगासन ये नहीं करना है ना। किस रोग में कौन सा आसन करना न करना, इसको जरूर समझें आपके जो भी योग गुरु है, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय, अपन एक विषय उसमें भी चर्चा करेंगे, कौन सा आसन करना है, कौन सा आसन नहीं करना है। साथ ही कौन से रोग की अवस्था में, है ना, नहीं करना है, इसका ध्यान हमको जरूर करना है। ये चीजें हम ध्यान रखते हैं तो हमको बहुत चीजें फायदेमंद होगी। अब ध्यान करना है, ध्यान की हम बात करें तो ये जो है ये योग की प्राणायाम की बात की क्रिया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो इसका हमें हमेशा सकारात्मक विचार करना है कि मेरा रोग ठीक हो रहा है, मैं रोग ठीक नहीं हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, ऐसे हमको सजेशन देना है ना। अभ्यास काल के दौरान चिंता नहीं, क्रोध नहीं, घबराहट नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, प्रतिशोध नहीं, इससे मुक्त रखना है अपने आप को। अगर ये मुक्त रखा तो बहुत ज्यादा फायदा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अपनी, जिनको अपने ध्यान रखना है। अब अपन ये देखते हैं योग अभ्यास के दौरान क्या विशेष ध्यान रखना, क्योंकि विशेष ध्यान तो हमको रखना पड़ेगा। कुछ विशेष ध्यान, तो हमको विशेष ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले विशेष ध्यान ये रखना है कि योग की क्रियाएं स्व विवेक से प्रयोग करते हुए करें। इसमें स्व विवेक बहुत जरूरी है। पूर्ण विश्वास रखें, धैर्य रखें और सकारात्मक विचार रखें, है ना। फिर ये थोड़ा सा वो रखें कि जो हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या डांस क्लास में जाते हैं, एरोबिक में जाते हैं, वहां थकान है, पर योग से बॉडी रिलैक्स होती है। योग थकाता नहीं है, योग एनर्जी देता है ना। फिर नशीले पदार्थ का सेवन क्यों नहीं करना, क्योंकि इससे मानसिकता बिगड़ जाती है, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, तो हमको थोड़ा सा, है ना, इनकी तरफ ध्यान रखना है। जैसे सुबह सुबह की चाय वो पीते अपन चाय, तो सुबह जो हमने उषा पान पिया उसके बाद हमने चाय पी ली तो पेट साफ होने की बजाय, है ना, किडनी साफ हो जाती है, किडनी क्लीन हो जाती है। किसी भी आसन के दौरान यदि परेशानी का अनुभव हो रहा, जैसे आसन के समय परेशानी नहीं होती पर किसी किसी को परेशानी होती है, तो अपने योग गुरु से बात कर ले और स्व विवेक से उसका निर्धारण करें। गरिष्ठ भोजन नहीं लें, है ना। फिर योग करने वाले साधकों को सभी सावधानियों नियम का पालन करना चाहिए, नहीं तो ये कई प्रकार के विकार को जन्म दे देते हैं, जैसे हड्डी खसकना, जोड़ों में दर्द बढ़ जाना, हृदय गति का कम या ज्यादा होना, नाभि खसकना, है ना, कब्ज होना। तो हमको क्या करना है, इसमें योग का श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना है। अगर हमने ये रखा तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति। तो हमें योग को अपनाना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम योग को क्यों कर रहे हैं, है ना। तो हमने आसन देखा, समय देखा, खाने पीने का तरीका देखा, ये यदि अपना लिया तो हमारा योग सफल। यदि हम 100 में से 100 मार्क देंगे, अब जरूरी नहीं कि 100 में से 100 ले, 100 में से हमारे समय में जब हम पढ़ाई करते थे तो हम 33% में पास होते थे, पर आजकल के समय में 60% वाले की भी वैल्यू नहीं है। आजकल 80% को
क्वालिफाई माना जाता है, तो कम से कम इसका 60% भी कर लेंगे हम तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, आपके कोई सवाल आए हो तो आप सवाल के बारे में अपन जान सकते हैं, या कुछ सुझाव हो तो जी मयंक जी। बिल्कुल, कई सारे लोग हैं जिनके सवाल हम अभी नहीं पहुंच पाए हमारे तक, लेकिन चलिए हमारे पास कमेंट में आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर हम जरूर करेंगे और अगले सेशन में उन्हें शामिल करेंगे। और नमस्कार जोशी सर, नमस्ते, मैं इनकी लिख रही है उनका जी। सर एक चीज है कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा लोग अपने हिसाब से कैसे योग का चयन करें, कौन से आसन करने, कौन से आसन नहीं करने चाहिए, इसके बारे में कैसे लोग समझे, कैसे फैसला करें? तो सबसे पहला आसन भूल जाओ, सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करो। सूक्ष्म व्यायाम मतलब कपाल की क्रिया, जैसे ही देखो इधर ये किया, आंखों की क्रिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं गोलाकार घुमाया, नाक की क्रिया, है ना। ये पूरा अपन सेशन अगला जो लेंगे वो सूक्ष्म व्यायाम पे ही बात करेंगे। कंधे की व्यायाम, है ना, कमर के व्यायाम, सिलाई मशीन, ये सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार पे आ जाए। सूर्य नमस्कार मतलब 12 आसनों का समूह। पवन मुक्तासन, राजा रानी आसन। फिर जो हमको रोग हैं, रोग के हिसाब से हम आसनों का चयन कर सकते हैं। तो जैसे आप रोग डालोगे, गूगल गुरु हैं या आप हो, मैं हूं, हमसे बात करके कि किसको कौन से आसन करना है, किसको कौन सा आसन नहीं करना है, ये अपन बात कर लें, है ना। और शरीर स्वयं डॉक्टर है, तो हमको मालूम पड़ता है, पर सबसे पहले हमको ध्यान रखना है गैसेस पास हो जाए। राजा रानी आसन कर ले। राजा रानी क्या है? शवासन में लेटे, दोनों पैरों को मोड़ लिया, दोनों पैर राइट साइड ले गए, गर्दन लेफ्ट साइड ले गए, ये हो गया राजा रानी आसन। तो छोटे छोटे से व्यायाम, और कहीं भी आपके आसपास जहां भी योग क्लास होती हो वहां जाओ, या इंटरनेट पे देखो, है ना, या जैसे अपने ये जो फेसबुक है, फेसबुक में कई योग क्लासेस चल रही है, उसमें चुनाव। और तो हम लोग तो हैं आपके साथ, पर चुनना पड़ेगा योग को। और योग के साथ साथ खाने पीने का ध्यान रखो। कब्जियत के लिए शंख प्रक्षालन सीखना है। अब शंख प्रक्षालन यदि हम पानी पी के करेंगे तो पेट साफ होगा, और बिना पानी पिए करेंगे तो हमारी रीढ़ को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उसका सबसे पहला आसन है कागासन में बैठ के पानी पीना। शंख प्रक्षालन के आसन है, सबसे पहले कागासन में बैठ के पानी पीना। इसका मतलब हमको पंजे पे बैठने की आदत हो गई, अब पंजे पे बैठने की आदत हम भूल ही गए। पहला आसन है कागासन। दूसरा पानी पीने में हमको करना है ताड़ासन। ताड़ासन मतलब स्ट्रेट। फिर त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, फिर हथेली के ऊपर पेट के बल लेट के तिर्यक भुजंगासन, उदराकर्षण। अब ये नाम जैसे आप डालोगे तो आपको ये आपके स्पाइन रिलैक्स हो गई। फिर जैसे जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, आजकल कंप्यूटर पे आगे झुक के बहुत काम करना पड़ रहा है, तो उनको मकरासन, उल्टा लेटो दोनों हाथों को, तो ये जो गर्दन पीछे झुकेगी, मकरासन कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो आसन किया है उसका विपरीत आसन करना है। हर आसन का विपरीत आसन करना है। आगे झुके हैं तो पीछे झुकाना जरूरी है, ये विपरीत आसन करना है। दूसरा, राइट से शुरू किया तो लेफ्ट पे खत्म करना है, लेफ्ट से शुरू किया तो राइट से खत्म करना है। पर यदि यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूं तो यहाँ राइट से शुरू करना चाहिए, तो हमारे हर चीज में फतेह फतेह होती है। पर एक से शुरू करना है, दूसरे पे खत्म करना है। प्लस पसीना आए तो एकदम हवा में नहीं जाना और पंखा नहीं चलाना। जैसे योग आसन से जो पसीना आता है, ये हमारी कमाई होती है, एनर्जी जो हमने ली है, तो ये फायदेमंद होता है। जबकि धूप का पसीना या दूसरे जो स्टीम बात वगैरह का पसीना, वो विकार होते हैं। पर योग आसन के बाद एकदम खुले में नहीं जाना, हमको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। अपने योग कक्ष में आओ, योगासन वगैरह कर लो, थोड़ी देर रहो, फिर अपना
गर्म चीज पे पहन के यदि ठंडी में तो आप बाहर नहीं निकल सकते, ये ध्यान रखें। बाकी तो योग सरल है, करने के बाद समझ में आता है कितना सरल है। जी जी जी, महेंद्र। बिल्कुल। इन सब बातों पे ध्यान रखिए और ऐसी चीज़ों को सोच समझ के करना चाहिए, बहुत ध्यान से, बहुत मन में समझ के और अच्छे से सीख के करें। यही हमारा मकसद है, यही हम चाहते हैं कि आप सब लोग करें, क्योंकि कोई भी अभ्यास, कोई भी चीज़ अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में सीखने के बाद ही आपको प्रैक्टिस में लानी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ये शरीर के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, अगर आप शरीर को ध्यान से नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए अच्छे से सीख के करें। छोटी-छोटी चीज़ों के साथ शुरुआत करें जिनको आप स्वयं कर सकते हैं। बाद में किसी अच्छे गुरु से मिलके आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से, आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से आप जानें कि आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है, क्या चीज़ें करनी है। उनके बाद अगर आप करोगे तो आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो यही एक सेशन का मकसद था। आज हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आज आपने सर सारी चीज़ें शेयर की, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप लगातार इस होलिस्टिक भारत के लिए काम कर रहे हैं और जो लोग जुड़े हैं, इन सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करूँगा कि लगातार शेयर करके, जुड़ के और इनको लोगों तक पहुँचाकर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरीके से जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे ही करते रहिए। जल्दी फिर ऐसी नई-नई चीज़ों के साथ हम काम करते रहेंगे और इस पूरे जो हमारा एक अच्छा तैयार हुआ है डेटाबेस, अच्छी नॉलेज जो तैयार हुई है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, इसको आप ज़रूर देखिए, इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए और खुद भी अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और जो क्वेश्चन है ज़रूर भेजिए। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भेजते हैं, हम आंसर करते हैं, तो बहुत नई चीज़ें निकल के आती हैं जो ज़रूरी है आप सबको जानना। चलिए, आज सभी से हम इजाज़त लेंगे, जुड़ते हैं अगले हफ्ते चलिए, नई चीज़ों के साथ और इस हफ्ते के 2 जो नए टॉपिक हैं उनके साथ। तब तक लिहाज़ दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।